Good evening, everyone. Good evening, Vaishnavi. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Krishna. Good evening, Divya. Good evening, Akhila. Good evening, Kamini. Good evening, Aarti. Good evening, Reshma. Good evening, Anjali. Good evening, Ajay. Good evening, Nandita. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. तो ये हम प्योरिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में देख रहे थे सुबह. तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर देख रहे थे. ठीक है. तो इट इज यूज फॉर दोज लिक्विड विच हैव अ टेंडेंसी टू डीकम्पोज एट अ टेम्परेचर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो देखो रिड्यूस प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऐसे लिक्विड होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं. डीकम्पोज मतलब टूटना चालू कर देते हैं. यानी कि कुछ ऐसे लिक्विड हो सकते हैं कि वो अपने वेपर फेस में पहुंचते पहुंचते पहले क्या हो, ब्रेक होने लग जाए. ठीक है. मतलब अपने जो है पार्ट्स में टूटने लग जाए, वो जो कंपाउंड आपका है वो एलिमेंट्स में बिखरने लग जाए. तो उनके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. तो अंडर रिड्यूस प्रेशर द लिक्विड विल बॉयल एट लो टेम्परेचर. ठीक है. तो ये चीज तो देखो आपने पढ़ रखी है कि अगर आप प्रेशर को घटाते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका लो हो जाता है. और अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तभी आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है. ठीक है. तभी आपने ये चीज देखी होगी कि पहाड़ों पर क्या होता है, जहां पर आपका प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पर क्या होता है, पानी जो है जल्दी उबल जाता है. ये चीज आपने सुनी भी होगी. और वैसे ही आपने देखा होगा कि खाना बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर क्या करता है, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. तो जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होना चाहिए था, वो अब 110 डिग्री सेल्सियस पर जाकर वेपर फेज में कन्वर्ट होगा लिक्विड से. इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि पानी के अंदर ज्यादा हीट होगी, जिस वजह से खाना जल्दी पक पाएगा. ठीक है. तो उसके बाद है एट 12 mm ऑफ एचजी प्रेशर ग्लिसरॉल बॉइल्स एट 453 केल्विन विदाउट डिकम्पोजिशन. ठीक है. तो इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लिसरॉल का, कि ग्लिसरॉल अगर आपने अलग करना है ये डिस्टिलेशन की मदद से, तो क्या होता है कि ये जो है डीकम्पोज करने लग जाता है. लेकिन जब आप इसका प्रेशर 12 mm तक रिड्यूस कर देते हो, तो फिर ये 453 केल्विन पर बॉईल करने लग जाता है. मतलब इससे ज्यादा होगा, इसका जो एक्चुअल वाला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इससे ज्यादा होगा. ठीक है. तो उतने पे जाकर ये डीकम्पोज करेगा, इसलिए हमने क्या करा, प्रेशर कम कर दिया. प्रेशर कम करने से क्या हुआ, ये 453 केल्विन पर बॉईल होने लग गया, जिससे हमने उसको सेपरेट कर लिया. ठीक है. फिर है स्टीम डिस्टिलेशन. इट इज यूज फॉर स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंसेस एंड नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज. तो जिसमें ऐसी इंप्योरिटीज होंगी जो नॉन वोलेटाइल है, यानी कि वो वेपर फेज में नहीं जा सकती, उनको अगर हमने ऐसे सब्सटेंस से अलग करना है जो वेपर फेज में जा सकता है, तो स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे. तो कंपाउंड इज डिस्टिल्ड विद स्टीम अंडर रिड्यूस प्रेशर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. तो डिस्टिलेशन हम कम करते हैं, रिड्यूस प्रेशर की कंडीशन में करते हैं, और ऐसे टेम्परेचर पे जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, और स्टीम के साथ करते हैं. ठीक है. तो प्योर कंपाउंड कम्स आउट विद स्टीम एंड सेपरेट्स ऑन कूलिंग. तो प्योर जो कंपाउंड होगा, ठीक है, जो गंदगी होगी वो तो नीचे रहेगी, लेकिन जो प्योर कंपाउंड होगा वो स्टीम बन के क्या होगा, उसको अलग सेपरेट कर लेंगे और उसको फिर कंडेंस करके कूल डाउन करके अलग कर लेंगे. ठीक है. इसका एग्जांपल दे रखा है ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल्स. ठीक है. तो ऑर्थोफिनॉल हो गया और एक आपका नाइट्रोफिनॉल हो गया, इनको हम अलग कर सकते हैं. कंपाउंड्स लाइक एनिलीन हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, टर्पेंटोइन ऑयल हो गया, और ये सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं ये इस प्रोसेस से क्या होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं. ठीक है. ठीक है. चलो बस इतना बहुत है इसमें. हाँ, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस. ठीक है.
तो देखो याद रखना कि क्रोमेटोग्राफी जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। तो ये कलर्ड डाइज वगैरह को सेपरेट करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है, मतलब उसको करने में हेल्प करता है। और बाकी जो है, it is based upon the principle of distribution of components of a given organic mixture between two phases. टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी कौन कौन सी होती है, कॉलम वाली होती है, थिन लेयर होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइक आपके पास दो फेजेस होते हैं, एक आपका स्टेशनरी फेज होता है और एक आपका मोबाइल फेज होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मिक्सचर है, उस ऑर्गेनिक मिक्सचर को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज जो है वो आपका सॉलिड या फिर लिक्विड हो सकता है, और जो आपका मोबाइल फेज है, देखो स्टेशनरी फेज का मतलब जो रुका रहेगा, और मोबाइल का मतलब जो चलेगा या फ्लो करेगा। मोबाइल फेज जो है वो आपका लिक्विड या गैस हो सकता है, ठीक है। तो उससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है वो शुगर एंड अमीनो एसिड के सेपरेशन में किया जाता है। बाकी डाइस को सेपरेट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बाकी अगर डिटेल में इसका एनिमेशन कहीं देखना हो तो आप यूट्यूब पर एक बार चेक कर लेना कि क्रोमेटोग्राफी कैसे की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ क्रोमेटोग्राफी का बेसिक सा प्रिंसिपल है, ओके। अब ये वाला थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको भी देख लो। ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये है कि जब आप कोई कंपाउंड को लाइक अलग कर रहे हो, किसी मतलब कोई भी एलिमेंट को आप किसी कंपाउंड से अलग कर रहे हो, तो उसका उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको बताइए, ठीक है। तो पहला है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर आपको ये पता करना है कि किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और वो कितना प्रेजेंट है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए जो डिटेक्शन टेस्ट होता है, यानी कि अगर आपको पता करना है, आपको मान लो एक कंपाउंड लाके दे दिया प्लेट में और बोला कि भाई बताओ इसमें कार्बन हाइड्रोजन है या नहीं, तो आपको अभी नहीं पता कि इसमें है या नहीं, आप इसको इसके लिए क्या टेस्ट करोगे, इसके लिए आप क्या टेस्ट कर सकते हो, हीट द कंपाउंड विद कॉपर टू ऑक्साइड। तो CO2O, सॉरी COO के साथ कॉपर टू ऑक्साइड CuO होगा, इसके साथ आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, और हीट करने के बाद क्या होगा, कंफर्मेटरी टेस्ट करेगा कि CO2 रिएक्ट विद लाइम वाटर विच डेवलप विद टर्बिडिटी। तो जैसे ही आप किसी भी ऐसे कंपाउंड को रिएक्ट करवाओगे कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो आपकी ये वाली रिएक्शन बनेगी, कार्बन प्लस कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर सकते हैं, इसको हम रिएक्ट करवा सकते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर मतलब चूने का जो पानी होता है, जो चूना मिला देते हैं पानी में, वो वाला पानी। तो उससे जब हम इसको पास करवाएंगे, ये जो गैस इसमें से निकल रही होगी CO2, तो ये टर्बिडिटी फॉर्म कर देगी, टर्बिडिटी मतलब झाग जैसा फॉर्म कर देगी, ठीक है। तो CO2 का देखो, कहीं पर भी CO2 अगर रिलीज हो रही होती है तो यही वाला टेस्ट हम करते हैं कि पानी में लेते हैं, पानी में चूने को घोलते हैं, चूना घोलने के बाद क्या होता है, इस गैस को जब हम पास करवाते हैं तो उसमें टर्बिडिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि झाग झाग जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। और दूसरा हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि H2O रिएक्ट्स विद एनहाइड्रेट CuSO4 दैट डेवलप ब्लू कलर, ठीक है। तो अब दूसरा टेस्ट यहाँ पर क्या दे रखा है, अब देखो आपको CO2 मिला, ठीक है, ये इन्होंने आगे दिखाया हुआ है कि जब आपने मतलब टर्बिडिटी जो फॉर्म होगी वो कैसे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिलाया। कोई मुझे ये बताएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, बताओ। बोलो भाई, ऐसे तो होगा नहीं कि मैंने बताया ना हो आपको। किसी ने क्विक लाइम के बारे में सुना है क्या, यस सर। अजय पटेल, क्या हो गया भाई, बेकिंग सोडा, वेरी गुड। क्विकलाइम और लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर। भाई बेकिंग सोडा कैसे भूल सकते हो, अजय पटेल आप कैसी बातें कर रहे हो, ये बताओ। मतलब कोई लॉजिक है बेकिंग सोडा लिखने का यहाँ पे। लाइम वाटर, लाइम वाटर तो भाई जब चूने को पानी में मिला देते तो वो लाइम वाटर बन जाता है, ठीक है। हाँ मतलब वो ही कह सकते हो, लेकिन ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका होता है स्लेक्ड लाइम, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये होता है क्विक लाइम, इसको ध्यान कर लो भाई।
ठीक है। इसी तरीके से आपका पोटाश होता है KOH, ठीक है। सोडा ऐश, सोडा ऐश पता है किसे कहते हैं? कोई बताएगा सोडा ऐश किसे कहते हैं? सोडा ऐश बताओ। भाई सोडा ऐश जो है Na2CO3 को कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला कोई बता दो अगर पता है किसी को तो। पता है किसी को? Na NaOHCO3। NaOHCO3, ये कौन सा फॉर्मूला है भाई? NaOHCO3 ये क्या होता है? NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है, ठीक है। या आप बोल सकते हो डेकाहाइड्रेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉशिंग सोडा। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 मॉलिक्यूल पानी के होते हैं। जब ये हीट करके 10 मॉलिक्यूल आप निकाल देते हो, तभी आपका क्या बन जाता है? सोडा ऐश बन जाता है, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पता है किसी को? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl का होल ट्वाइस, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम पता है किसी को? जिप्सम, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.10H2O। कितना H2O? 10। 10 नहीं होता है, 2 होता है, ठीक है। जिप्सम का होता है CaSO4.10.2H2O, और जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें ये हाफ H2 हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। और ये जो यूपी वाला एग्जाम देने वाले हो ना, ये उनमें ये बहुत पूछे जाते हैं ये सब चीजें, ठीक है। तो CaSO4.half H2 ये किसका हो गया? यूपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। .2H2 अगर होगा तो वो जिप्सम का होगा, ठीक है। और किसी का भी मैं बता रहा था क्या? अच्छा, कोई ये बताएगा बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर किस किस चीज का मिक्सचर होता है? भाई देखो, बेकिंग पाउडर एक्चुअली में क्या होता है? बेकिंग सोडा प्लस, इसमें पता है क्या मिलाया जाता है? टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड को हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं, जो आप केक वगैरह में डालते हो, ठीक है, या ब्रेड में डालते हो। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो। अब चलो वापस आते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कार्बन हाइड्रोजन को हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं। हमने क्या करा? कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन करवाने के बाद CO2 एमिट होगी, उस CO2 को लाइम वाटर, यानी कि यही जिसे मैं स्लेक्ट लाइम कह रहा था, यही लाइम वाटर भी है, ठीक है। इसी को लाइम वाटर भी कहते हो आप, क्योंकि लाइम वाटर ये बना कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड जो है, यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने पानी में मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। अब ये जब आपने मिलाया तो यहाँ पर क्या होगा? CaCO3 बनेगा एक तो, और H2O बनेगा, और साथ में वो टर्बिडिटी फॉर्म होगी। टर्बिडिटी मतलब वही झाग झाग जैसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक तो CaCO3 बन गया यहाँ पे, और H2O बन गया। उसके बाद यहाँ पर जो है, अब उसके केस के लिए देख रहे हैं, अगर आपको हाइड्रोजन का टेस्ट कंफर्म करना है, तो हाइड्रोजन का अगर कंफर्म करना है, तो अगर किसी कंपाउंड में क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, तो वो वापस से कॉपर ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या होगा? कॉपर प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो वाटर अलग हो गया। अब वाटर जो है, इसके लिए हम क्या करेंगे? वाटर को कंफर्म करने के लिए या हाइड्रोजन को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल अगर हमें मिला है यहाँ पर जब हम कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो वाटर मॉलिक्यूल में क्या हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन आया कहां से होगा? वो उस कंपाउंड से आया होगा जिस कंपाउंड की रिएक्शन हमने कॉपर ऑक्साइड से करवाई है, ठीक है।
तो इतनी चीज ये ध्यान रखो कि ये जो ऊपर की दो रिएक्शन है, ये वाली आपकी किसके कंफर्मेशन के लिए, कार्बन के कंफर्मेशन के लिए। नीचे की जो दो रिएक्शन दिए यहाँ पर, ये आपके हाइड्रोजन के कंफर्मेशन के लिए। और दोनों ही केसेस में अलग अलग करके हम कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होगा तो वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर अलग कर देगा और वाटर फॉर्म कर लेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन में हम कॉपर सल्फेट मिला देंगे, CuSO4। तो CuSO4 जब मिलाएंगे और उसमें अगर हाइड्रोजन का जो वाटर है वो प्रेजेंट होगा, तो ये हमको CuSO4.5H2O दे देगा। इसका जो कलर है, ये कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा। और जैसे ही ब्लू कलर हमें मिल जाएगा, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें वाटर था, और वाटर अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया कंफर्मेशन टेस्ट। Yes, sir. Yes. Yes. अब देखो इसी के बेस पे फॉर्मूला है, ठीक है। पहले तो आपको ये टेस्ट समझना था कि टेस्ट हुआ कैसे। अब इसी रिएक्शन के बेसिस पर आपको ये लीबिक्स कंबशन मेथड दिया गया है, ठीक है। ये नाम है इस मेथड का, लीबिक्स कंबशन मेथड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अगर उस सैंपल में कार्बन का या हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, 12 इंटू मास ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 आप ग्राम्स में लोगे, ठीक है। तो मास ऑफ CO2 ले लिया, मतलब CO2 कितना फॉर्म हुआ है, वो आपको क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी होंगी। 12 क्या होता है, 12 आपका एटॉमिक मास होता है, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और 12 इंटू मास ऑफ CO2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया, नीचे आ गया 44 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। तो 44 आई थिंक मेरे हिसाब से कॉपर ऑक्साइड के लिए शायद लिया होगा, उसका मास होता होगा शायद, ठीक है। तो इंटू मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि टोटल जो आपके पास कंपाउंड था, सैंपल जो था, उसका मास आप यहाँ पर लिख लोगे। तो जब ये फॉर्मूला में आप डाल दोगे, आपको कार्बन की परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हाइड्रोजन का फॉर्मूला है यहाँ पर। हाइड्रोजन के फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर 2 इंटू मास ऑफ H2, यानी कि वाटर कितना फॉर्म हो रहा है, इंटू 100 अपॉन 18 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। तो 18 जो है वो आपका वाटर का मास हो गया H2O का, तो वो आपने ले लिया। तो ये फॉर्मूला बस आप ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने गलत बता दी शायद, ये जो 44 है ना, ये CO2 का मास है शायद, ठीक है। 44 क्या है, CO2 का मास, क्योंकि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 16 16 कितने हो गए, 32 हो गए, और 32 और 12 कितना हो गया, 44, ठीक है। तो इसलिए ये 44 लिखा है। तो 12 इंटू मास ऑफ CO2 इंटू 100 अपॉन 44 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। और इसी तरीके से हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है, तो 2 इंटू मास ऑफ H2 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, नीट में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, कि नाइट्रोजन को कंफर्म कैसे करेंगे कि किसी कंपाउंड में वो प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर प्रेजेंट है तो कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है, boil Lassane's extract with FeSO4 and then acidify with concentrate H2SO4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लेसेंस, ये मतलब एक रिएजेंट टाइप का है, ठीक है। इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो हम बॉईल करेंगे FeSO4 के साथ, और उसके बाद हम उसको एसिडिफाई करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला के। तो H2SO4 क्या है, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके साथ थोड़ा सा उसको मिला देंगे और वो एसिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और वो हम क्या करेंगे, मतलब इसके साथ ही ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में, तो यहाँ पर प्रूशियन ब्लू कलर बन जाएगा, ठीक है, प्रूशियन ब्लू कलर। तो ये नाम भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है, ब्लू नहीं याद रखना, बल्कि क्या रखना है, प्रूशियन ब्लू याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई, जब आप नाइट्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट करते हो लसानेस एक्सट्रैक्ट के साथ, तो उस केस में जो रिजल्टेंट, जो हमारा रिजल्ट आता है, उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है, कंफर्मेशन का। तो ये यहाँ पर रिएक्शन आपको दी हुई है, Na प्लस C प्लस N गिव्स, इनको जब हीट करेंगे, ठीक है, तो NaCN मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये लसानेज एक्सट्रैक्ट ही होगा शायद, सोडियम प्लस कार्बन ये हो गया, उसमें से फिर उसके साथ अगर जो हमारा कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या बना लेगा, ये सोडियम साइनाइड बना लेगा, NaCN, ठीक है। अब ये क्या है, इसके साथ हमने क्या करा था, FeSO4 भी डाला था। तो FeSO4 में से जो Fe डाई पॉजिटिव होगा, वो इस CN नेगेटिव आयन के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और क्या बना लेगा, एक आयरन का, ये मतलब ये जो है ना आयरन हेक्सासाइनेट, ठीक है। तो ये जब बनाएगा यहाँ पर, ये एक लाइक क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, लाइक ये एक आयन बनाएगा। और इन्हीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आयंस की वजह से क्या होते हैं,
ये जो आपके कोऑर्डिनेट आयंस होते हैं इन्हीं की वजह से क्या होता है, कलर जनरेट होता है। तो ये जो आयन बना है, अब ये वापस से आयरन के साथ जब रिएक्ट करेगा और इसमें क्या होगा, वाटर होगा, तो ये एक और कंपाउंड बना लेगा Fe4 FeCN6 का, Cn का होल 6, बाहर से उसका होल थ्राइस प्लस H2। तो ये जो कंपाउंड बना है इसी की वजह से क्या आएगा, आपका प्रूशियन ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है, ये आपको देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और इसके जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मेथड है वो है आपके डुमास मेथड और जिल्डाल्स मेथड। तो इनसे आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हो। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ये पेपर में आते हैं। डुमास मेथड क्या होता है, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे 28। 28 क्या हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो यहाँ पर रिलीज हुई होगी उसका कितना वॉल्यूम है वो आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है उसके बाद है इंटू 100 अपॉन 22,400 इंटू मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो आप देखो ये 22,400 से डिवाइड क्यों किया होगा, ये जो आपका वॉल्यूम आया है ना, वॉल्यूम, ठीक है, तो लाइक उसके लिए हम मतलब अगर उसको हमने किस में करना है, आई थिंक ग्राम्स में करने के लिए शायद इससे इसको डिवाइड करा है। क्योंकि 22,400 इसलिए आता है क्योंकि आई थिंक जो वो एसटीपी वाली कंडीशन होती है उसमें हम वॉल्यूम को क्या कंसिडर करते हैं, 22.4 लीटर के आसपास कंसिडर करते हैं। तो जिस वजह से ये 22,400 आई थिंक ये वॉल्यूम ऑफ N2 गैस जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया। बाकी इसका न्यूमेरिकल जब आप प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला में आपने वॉल्यूम कैसे रखना होता है, लीटर में रखना होता है, एमएल में रखना होता है। वैसे ये शायद एमएल में ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, और उसके बाद ही आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे। ये एमएल में होगा और एमएल में करने के बाद ये 22,400 से इसलिए डिवाइड करा है ताकि हम इसको उसमें कन्वर्ट कर सके ग्राम्स में। ठीक है, तो ये आप कर लोगे और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जेल्डाल्स मेथड। यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 1.4 इंटू N1V1 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये N1V1 आई थिंक N जो है वो क्या है यहाँ पर नॉर्मेलिटी और V क्या है यहाँ पर वॉल्यूम है, और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल जो है वो आपको दिए होंगे, ठीक है, बुक में, वो आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं भी देख लेता हूँ एक बार, आपको एक न्यूमेरिकल चेक करवा देता हूँ उसका कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल इसका देख लेना। और देखो ये बाकी के जो आगे के हैं ये मैंने आपको दो एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है, ये बाकी के आप खुद से एक बार इसको कर लेना। इसमें कुछ इतना ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक यूज होगा। यहाँ पे वही सारी चीजें दी हैं कि टेस्ट आप कैसे करोगे, कंफर्मेशन कैसे होगा उस एलिमेंट का, और उसकी क्या रिएक्शंस हैं, और उसका परसेंटेज निकालने के लिए कौन सा मेथड यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, बस। और इनके फॉर्मूले याद करने हैं और इनको फॉर्मूलों को आपने न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करना है वो चीज आपने सीखनी है। तो इतना कर लोगे तो ये टॉपिक जो आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बार रुको मैं चेक कर ही लेता हूँ इसमें न्यूमेरिकल जो है वो कैसे दिए हैं। देखो ये एक क्वेश्चन जिपमर 2019 में पूछा गया था एमबीबीएस के पेपर में। ठीक है, मतलब जैसे नीट होता था ना, जो जिपमर का 2019 तक अलग होता था एमबीबीएस का एंट्रेंस एग्जाम। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि विच मेथड इज यूज्ड टू फाइंड हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हेलोजन के बारे में पूछा था। तो ये देखो ये हेलोजन वाला है इसका नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थे आपके, पहला था डुमास मेथड, दूसरा था लिबिक्स मेथड, तीसरा था यहाँ पर जेल्डाल मेथड, और चौथा था कैरियस मेथड। तो कैरियस मेथड विल बी द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके एक पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसा है, देखो AIPMT 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो जो नीट से पहले आपका AIPMT होता था 2014 में, उसमें पूछा गया था कि इन द जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोल H2SO4। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये आपको कैसे निकालना था, इसमें 1 m आपको क्या दिया था, H2SO4 दिया था 1 मोलैरिटी का, और ये बोला था कि अमोनिया इवॉल्व हुई है 0.75 ग्राम सैंपल में से। ठीक है, तो वो आपका सैंपल हो गया, और बाकी 10 ml जो था वो आपको क्या दिया था, 1 m H2SO4। तो इससे आप नॉर्मेलिटी और ये वॉल्यूम कैलकुलेट करके जेल्डाल्स मेथड वाले फॉर्मूला में रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये है कि इसको देख जरूर लेना, इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। न्यूमेरिकल आपको खुद से ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब करोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जेई मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं एस्टिमेशन वाले, तो ये है कि इसको ध्यान से कर लेना, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। कैरियस मेथड का क्वेश्चन दिया है एक जेई मेंस 2015 का, ठीक है, तो इसको कर लेना। तो ये बस ऐसे ही करने हैं सारे, आपने सारे मेथड्स आपने देखने हैं, उनके फॉर्मूले क्या है वो आपने याद करने हैं, और उनके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने एक और टॉपिक पे जो हमने सुबह रह गया था, ये वाला, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है आपके आगे आने वाले पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला है, ठीक है। बिकॉज जो हम एक्सप्लेनेशंस देते हैं काफी सारी चीजों की, वो हम इन अफेक्ट्स के बेसिस पर देते हैं कि भाई ऐसी चीज यहाँ पर क्यों हो रही होगी। किसी में आपको इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा, किसी में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाई देगा, किसी में मेसोमेरिक दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया भी था। तो इट इज डिफाइंड एज अ पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मॉलिक्यूल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पोलर बॉन्ड। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है यही बस एक टेम्परेरी इफेक्ट है, बाकी सारे परमानेंट है, ठीक है। ये वाला भी आपका परमानेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद नीचे देखोगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट भी आपका परमानेंट इफेक्ट है ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर और नहीं लिखा गया, मतलब बाकी सारे परमानेंट ही होते हैं, बस वही आपका क्या होता है एक टेम्परेरी वाला होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये लिखा है कि जब आपकी मोलैरिटी में, मतलब जब आपके मॉलिक्यूल में क्या होता है पोलैरिटी होती है, तो उसकी वजह से क्या आता है यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये सिग्मा बॉन्ड से ऑपरेट करता है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड जितने हो गए, ठीक है। तो इट डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड एज वी मूव अवे फ्रॉम द कॉज ऑफ पोलैरिटी। तो जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ये कम होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लाइक इंडक्टिव इफेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका प्लस आई इफेक्ट होता है और एक आपका माइनस आई इफेक्ट होता है। अब प्लस का मतलब क्या है कि जो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये Na होता है, Na जब क्या करता है अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो Na प्लस बन जाता है। तो उसी चीज से ध्यान रखो कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी होगी किसी के पास, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी होगी तो वो माइनस आई शो करेगा, ठीक है। तो प्लस आई के बारे में देख सकते हो, ये लिखा हुआ है, प्लस आई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यानी कि प्लस आई इफेक्ट ऐसे कंपाउंड से, ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में हेल्प करें। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा है CH3 हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, ये तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव हो गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे ग्रुप हैं, जनरली जो हमारा मेन होता है वो यही वाला होता है CH3 ग्रुप। मैंने आपको बताया था मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि मिथाइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो प्लस आई इफेक्ट है ये हम 3 कार्बन तक कंसिडर करते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई लंबी सी चेन है, जैसे मान लो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है, ये CH2 है सपोज, ठीक है। एक मिनट, ये कार्बन हो गया। तो मतलब ये है कि इसके आगे भी आप इसको और लेके जाते रहोगे, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट आना है, ये पीछे वाले जो जितने भी आपके मिथाइल ग्रुप लगे हैं या इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप लगा होगा, तो ये है कि वो 3 कार्बन एटम्स तक ही वैलिड रहता है, उसके पीछे अगर कोई और मिथाइल ग्रुप भी लगा होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो इस पर नहीं आएगा। तो ये चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो किसी भी एटम पर जब हम देख रहे होते हैं, तो आसपास के जितने भी एटम्स है उसमें से हम किसी भी चेन में 3 एटम तक उसको कंसिडर करते हैं, उसके पीछे नहीं करते। और उसके बाद दूसरे टाइप का यहाँ पर जो आपका आई इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट, वो होता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे कि R3N पॉजिटिव हो गया, ठीक है। R3N पॉजिटिव का मतलब क्या है कि ये N है और इसके तीनों तरफ यहाँ पर R जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद NO2 हो गया, SO3H हो गया और CN हो गया। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ
जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आएगी आगे, वो है इनका ऑर्डर कि माइनस आई और प्लस आई का जो मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि किसकी क्षमता ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या रिलीज करने की। ठीक है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर लास्ट में। कि मान लो अगर आपके पास कंपेयर करने को आ जाए, ठीक है, कंपेयर करने को आ जाए किसी भी चीज की स्टेबिलिटी या उसकी एसिडी की स्ट्रेंथ या फिर बेसिक स्ट्रेंथ, तब आपको जब यहाँ पर प्लस आई और माइनस आई को देखना होगा तो वहां पर आपको ऑर्डर जो है उनका मतलब कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर रहता है, माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पर क्या क्या रहेगा, सबसे पहले R3N पॉजिटिव ये ग्रुप आएगा, उसके बाद NO2, उसके बाद SO2R, उसके बाद CN साइनाइड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, उसके बाद जो है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन, फिर उसके बाद OR। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, COR हो गया, और उसके बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर जो है यहाँ पर बेंजाइल ग्रुप C6H5, फिर इसके बाद आता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट में फिर हाइड्रोजन। तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। यानी कि आपको अगर दो कंपाउंड दिए जाते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड दिए जाते हैं, अगर उनमें अलग अलग माइनस आई वाले ग्रुप लगे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होंगे। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट जो होगा उसका ऑर्डर क्या है, CH3 का होल 3C। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कह सकते हो आप इसे। ठीक है, उसके बाद 2 डिग्री वाला हो गया, ये स्टेबल होता है फिर। ठीक है, ये वाला ग्रुप हो गया, उसके बाद जो है CH3 CH2 ये हो गया, लास्ट में आपका CH3 हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपका लास्ट में हाइड्रोजन हो गया। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। क्या ये सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, ये sir. सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ठीक है, तो इसका यूज मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल रहता है। तो अब देखो यहाँ पर जो है इसका यूज भी लिखा होगा यहीं पर, देखो एप्लीकेशंस लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहला है इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। ठीक है, तो ये तो देखो मैंने आपको बताया था, पीछे हमने पढ़ा था, कार्बोकेटाइन में क्या होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री उससे कम। और फ्री रेडिकल के में भी वही ऑर्डर होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री उससे कम, फिर 1 डिग्री उससे कम।
और जो कार्बन आयन होता है उसका उल्टा ऑर्डर होता है, ठीक है। कार्बन आयन का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर उससे कम 2 डिग्री वाला होता है, उससे कम 3 डिग्री वाला होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन आयन का मतलब क्या है कि देखो, अगर मैंने मान लो यहाँ पर ये कार्बन आयन बना दिया, ठीक है, इस तरीके से कार्बन आयन अगर मैंने बना दिया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, तीनों तरफ से क्या आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर आएंगे इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले नेगेटिव चार्ज को ये बढ़ाएंगे, और अगर ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसीलिए 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। अगर ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। और 1 डिग्री वाला इसी के अकॉर्डिंग उस पर क्या होगा, एक ही कार्बन जुड़ा होगा चेन से, तो चेन में अगर एक ही कार्बन उसके साथ जुड़ा होगा तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा वो क्या होगा, कम होगा। एंड कम होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला रोल तो क्या हो गया, स्टेबिलिटी पहचानने में, कि स्टेबिलिटी आप कैसे कर सकते हो फ्री रेडिकल की, कार्बोकेटाइन की और कार्बन आयन की। उसके बाद है दूसरा, इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अगर मान लो आपको दो या दो से ज्यादा एसिड दिए हैं, या दो या फिर दो से ज्यादा बेसिस दिए हैं, तो उनकी एसिडिटी या बेसिडिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी के ए वैल्यू के, ठीक है। ये के ए क्या होता है, एसिड कांस्टेंट होता है, ठीक है। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के ए वैल्यू के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन, ठीक है। और ये जो स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन है, ये क्या होता है, माइनस आई पावर ऑफ द ग्रुप होता है, ठीक है। अब इसको जो है मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा सुबह, कि ये स्टेबिलिटी एसिड और बेस की आप कैसे पता करते हो। क्योंकि एसिड का मतलब क्या है कि भाई जो कंपाउंड H प्लस को आसानी से रिलीज कर देगा वो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा, और H प्लस को वो अच्छे से तभी रिलीज कर पाएगा जब H प्लस के साथ जिस एटम से वो जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन जिस एटम के साथ जुड़ा होगा, वहां पर नेगेटिव चार्ज कम होगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा तभी वो आसानी से हाइड्रोजन को जाने देगा, अदरवाइज नहीं जाने देगा। तो ये चीज मैं आपको कल बताऊंगा कि एसिड की स्टेबिलिटी और बेस की स्टेबिलिटी, या बेस की स्ट्रेंथ या एसिड की स्ट्रेंथ कैसे इससे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी जो है यहीं तक रखते हैं, तो इसको रिवाइज कर लेना, बाकी इसके क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है फिर।